अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर सेकंड है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की जो मेन सब्जेक्ट है सेमेस्टर 7 में बीएसएन में। ठीक है, तो पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट है कि कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में जो 6 पार्ट थे, ठीक है, वो हमने वन बाय वन अपलोड किया हुआ है। और हमारी चैनल के अगर आपने नहीं देखी तो फिर प्लेलिस्ट में जाके क्रिटिकल केयर नर्सिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सीरीज में सारा सब्जेक्ट जो है वो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अभी हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ABCD पार्ट है, लेकिन चूंकि ये न्यू स्लाइड है, ठीक है, केम्यू आईनेस की 2026 की। ठीक है, तो वो स्लाइड हम आपको पढ़ा रहे हैं और उस स्लाइड में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने लाजमी जो है वो क्या करना है, वो अंडरस्टैंड करना है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए हम उसको कोशिश करेंगे कि पार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपको भी ईजी हो और अ, हमको भी ईजी हो। ठीक है, तो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग होता क्या है, इसमें कौन-कौन से ऐसे मतलब सिस्टम हैं हमारे बॉडी के जो कि हीमोडायनामिक की जो मॉनिटरिंग है वो रेगुलेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे सबसे पहले आते हैं कि हम कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव आज के जो लेक्चर है उसमें कवर करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि डिस्क्राइब, डिटरमाइन, determinate opconic output and their relationship to each other, demonstrate a monitor system and setup, discuss various methods available to monitor different variables of hemodynamic जैसा कि इंट्रा arterial pressure monitoring, central venous pressure care, and the third one is left arterial pressure monitoring and pulmonary arterial pressure monitoring, cardiac output monitoring। तो ये सब जो जो भी मैंने आपको बताया ना, तो ये सारे ये ऐसे एस्पेक्ट है जिस पे हम ये मॉनिटर जब हम देखते हैं ना, ये पैरामीटर जब हम देखते हैं तो उससे डायरेक्टली हमें पता चलता है कि आपकी जो जो ब्लड की जो रिलेशनशिप है या आपकी जो ब्लड में जो वेसल मतलब जो वेसल है ना उसमें जो ब्लड जा रहा है उसको किस तरीके से जो है वो उसमें कितनी अमाउंट है और वो कितनी प्रेशर से जो है वो आपके हार्ट में पंप किया हुआ है और उसकी नॉर्मल रिदम क्या है। तो ये सब चीज़ें ये जो एंट्रा एट्रियल प्रेशर मॉनिटरिंग है इससे भी पता चलता है, कार्डियक आउटपुट से भी, CVP से भी। ये सब चीज़ें हम वन बाय वन इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे साथ रहिए। अगर आपके इम्यून नर्सिंग लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन लाजिम दबा दीजिए ताकि नहीं आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच जाए। ठीक है, तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होती है हेमोडायनामिक मॉनिटर में कि ये एक क्रिटिकली इल पेशेंट रिक्वायर कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ देयर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू डायग्नोज एंड मैनेज देयर कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन। देखिए, आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर हमने क्रिटिकली मतलब ट्रीट नहीं की या उसको कंटिन्यूस आसिस नहीं की, एक दफ़ा अगर आपको पता चल गया कि हमारे हार्ट में या हमारी ऐसा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि तो वो सडनली आपको क्या वो डेथ की तरफ लेके जा सकती है। तो ये जब भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आती है तो हम क्रिटिकली लेते हैं। ठीक है, और उसको हम कंटिन्यूस असिस करते हैं और मैनेज करते हैं और फिर ये मालूम करते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्या है, मतलब ये किस वजह से हुआ है और इसका कंसिक्वेंसेस क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, देखते हैं। फिर क्या है कि दिस इज मोस्ट अचीव यूजिंग डायरेक्ट प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ्टन रेफर टू एज अ हीमोडायनामिक सिस्टम। मतलब ये है कि हीमोडायनामिक सिस्टम ये एक अचीवेबल एंड डायरेक्ट प्रेशर से हम उसकी जो मॉनिटरिंग है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग एक ऐसा मेजरिंग या ऐसा सिस्टम है जो हम डायरेक्टली जो है वो प्रेशर मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता चल सकती है इस हीमोडायनामिक की वजह से। फिर हार्ट जो फंक्शन इज द फोकस ऑफ हीमोडायनामिक स्टडी। तो आपको पता है हमने पहले भी बताया कि हीमोडायनामिक स्टडी जब भी हम करते हैं तो वो हम हार्ट की जो फंक्शन है, मतलब हार्ट की फंक्शन क्या है कि वो कितना ब्लड जो है वो रिसीव करता है और कितना वो दे रहा है आपके बॉडी को। तो ये सब चीज़ें फोकस करते हैं हीमोडायनामिक स्टडी में। हीमोडायनामिक प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड वॉल्यूम। तो हीमोडायनामिक जो प्रेशर है वो मॉनिटरिंग करवाते हैं या प्रोवाइड करते हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि आपकी ब्लड वॉल्यूम क्या है, आपकी फ्लूइड बैलेंस एंड हाँ एंड हाउ वेल द हार्ट इज पंपिंग। तो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में मोस्टली जो है हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपके ब्लड के बारे में, आपकी हार्ट की जो पंपिंग के बारे में और आपकी जो फ्लूइड की बैलेंस है उसके बारे में आपको बताती है। ठीक है, फिर आती है डिफिनीशन पे कि हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हीमोडायनामिक हमें ये सिखाती है कि आपकी ब्लड में जो है वो आपका जो ब्लड है वो कितना है, उसकी फ्लो किस तरीके से हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है,
आपकी ब्लड में ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हमें हेमोडायनामिक की थ्रू जो है वो पता चल सकती है। अगर आपने क्लिनिकल साइड पे देखा होगा ना, तो वो जो मॉनिटर होती है, जो वाइटल साइन की जो मॉनिटर होती है, जैसे कि बीपी, जैसे कि सैचुरेशन, जैसे कि हार्ट रेट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें ये आपका हेमोडायनामिक है, ठीक है? तो इससे आपकी हार्ट की पता चलती है कि कितनी आपकी सैचुरेशन है, कितनी आपकी हार्ट रेट है, ठीक है? फिर क्या है कि यूजिंग इन्वेसिव टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस अबाउट ब्लड वॉल्यूम, पाम इफेक्टिवनेस एंड टिश्यू परफ्यूजन। तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से दो तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है? एक इन्वेसिव टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपकी बॉडी, इन्वेसिव वो प्रोसीजर होती है जो आपके बॉडी के अंदर लेके जाती है, मतलब आपकी जो सरफेस है उसके उसमें वो पेनिट्रेट हो जाती है। उस पेनिट्रेशन की वजह से उसको हम इन्वेसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो कुछ ऐसे जैसा कि आर्टीरियल जो कैपिलरी जो या आर्टीरियल क्या है कि आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग है, ठीक है? या सीवीपी है, सेंट्रल वीनस प्रेशर है। तो ये हम वेन आर्टरी में अंदर लेके आपकी जो ब्लड की जो रफ्तार है, अमाउंट है, ये सब चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है? तो हेमोडायनामिक जो है वो हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी ब्लड वॉल्यूम, आपकी हार्ट की पंपिंग, आपकी जो टिश्यू परफ्यूजन है, मीन कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड है टिश्यू को, वो किस तरीके से जा रहे हैं। फिर पर्पस क्या है कि हेमोडायनामिक का मेन पर्पस अब हम बता रहे हैं ना, तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्वेसिव हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग इज, सबसे जो फर्स्ट क्या है कि प्राइमरी पर्पस है इन्वेसिव हेमोडायनामिक के कि अर्ली, इसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम पोटेंशियली हो रहा है, अब बाद में या आने वाले जो टाइम में हो रहा है, तो उसको हम पहले से अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज हार्ट फेलियर एंड कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये जो कार्डियक टेम्पोनेट मीन कि जो आपका ये एक ऐसा डिजीज है या ऐसा एबनॉर्मलिटी है हार्ट की, जो कि हार्ट की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसमें क्या होती है, फ्लूइड अकोमोडेट हो जाती है, ठीक है? तो अकोमोडेशन ऑफ द हार्ट जो है वो अराउंड द हार्ट, उसमें जो फ्लूइड सेक्स बन जाती है, तो उसको हम टेम्पोनेट कहते हैं, ठीक है? तो इसकी ये सब, और हार्ट फेलियर मीन कि वो अब वो जो ब्लड है वो पंप नहीं करता, पंपिंग उसकी रॉन्ग है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मेन मकसद ये है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग का, कि ये सब चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, मीन एज अ स्क्रीनिंग ये लेते हैं। फिर इवैल्यूएट द पेशेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट सच एज द ड्रग एंड जो मैकेनिकल सपोर्ट, मीन कि जब आपको पहले से पता हो जाती है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी हार्ट जो है वो पंप नहीं करता, तो फिर जो है वो अर्ली स्टेज में आप उसको सीसीयू, आईसीयू, ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, वहाँ पे लेके आप अपनी पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट डायरेक्टली जो है वो अर्ली ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता ना हो कि हम हमारा बॉडी जो है वो किस कंडीशन में जा रहा है, तो फिर इसकी वजह से ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन सच एज द कार्डिक आउटपुट एंड कार्डिक इंडेक्स, मीन कि ये भी इसकी पर्पस है कि हम वो ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो इफेक्टिवनेस है, जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं इसके बारे में, तो वो इफेक्टिव है कार्डियोवास्कुलर फंक्शन पे या नहीं। उसकी वजह से आपकी कार्डिक आउटपुट इम्प्रूव है या नहीं, या कार्डिक जो इंडेक्स है, जो नॉर्मल वैल्यूज है वो मेंटेन कर रहा है या नहीं। तो ये सारे पर्पस हैं। पर्पस आपने याद रखना है कि सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन करते हैं। दूसरा ये है कि हम उसको जब डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसको अर्ली ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और जो थर्ड नंबर पे है वो है कि इफेक्टिवनेस किस तरीके से जो है वो आपकी जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन होती है, वो आपकी कार्डिक आउटपुट पे इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर क्या है कि इंडिकेशन फॉर हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, तो अभी वो कौन कौन से, ये हम जो है वो मतलब वो बात करती है कि यूजेस, इंडिकेशन में यूज या एप्लीकेशन फॉर, ये हम जो है किस तरीके से यूज करते हैं, तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट काज बाय द डिहाइड्रेशन, ठीक है? मतलब अगर एक पर्सन ऐसा है कि उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, या हेमरेज हुआ है, या बर्न है, या सर्जरी हुआ है, तो ये कंडीशन में जो है वो कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसकी वजह से हम उसको हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करते हैं। जैसा कि डिहाइड्रेशन, अगर फ्लूइड ज़्यादा लॉस होगी ना, तो फिर इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगी ना। और हेमरेज, अगर ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से, और बर्न, इसकी वजह से तो प्लाज्मा बॉडी से रिमूव हो जाती है, तो ब्लड की जो कंटेंट है और कार्डियक जो आउटपुट है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर क्या है कि बर्न या उसी तरीके सर्जरी, तो शॉक, शॉक की वजह से, शॉक वो कंडीशन होती है जो कि मतलब लेक ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, या जो वाइटल आर्गन होती है, मतलब आपकी जो नॉर्मल ब्लड की जो अवेलेबिलिटी होती है, आपकी जो वाइटल आर्गन है, वहाँ तक वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो शॉक में चल जाती है। जैसे कि सेप्टिक शॉक हो गया, तो सेप्टिक शॉक उस वजह से होती है कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन वगैरह ब्लड में अंदर होके आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा है, तो फिर ये सेप्टिक शॉक हो गया, ठीक है?
न्यूरोलॉजिक शॉक वो शॉक होती है जो कि आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको सप्रेस करते हैं, ठीक है? और उसको ख़राब करते हैं, तो फिर इसकी वजह से ये भी है कि हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग है। फिर एनाफिलेक्टिक शॉक वो है कि अगर एक पर्सन कोई ड्रग ले रहा है, कोई फूड ले रहा है और उसको ये एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये हीमोडायनामिक अगर उसको एलर्जी हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं हीमोडायनामिक के थ्रू। फिर कार्डियोजेनिक वो होती है कि आपकी जो हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है, अगर वो ठीक ना हो तो फिर ये कार्डिक शॉक में जो है वो चली जाती है, ठीक है? एनी डिफेक्ट और लॉस ऑफ कार्डिक फंक्शन एक्यूट, मतलब अगर इस टाइम पे भी हम हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग यूज़ करेंगे, अगर कोई डिफेक्ट हुआ हो या लॉस ऑफ कार्डिक जो आपकी हार्ट की जो फंक्शन है वो लॉस किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं। जैसा कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, मीन कि आपकी जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो क्या होती है, वो भी एक्यूट है, तो मतलब स्मॉल तरीके से क्या इफेक्ट होती है। कार्डियोमायोपैथी की मीन आपकी जो हार्ट की जो मसल है वो क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ये प्रॉब्लम। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसकी वजह इसके लिए जो है हम हीमोडायनामिक मॉनिटर क्या प्रोवाइड करते हैं, इंडिकेशन है ये। अब बात आती है कार्डिक आउटपुट पे, ठीक है? तो कार्डिक आउटपुट क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर पंप बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, मतलब जितना आपकी हार्ट की पंपिंग है एक साइड के, ठीक है, इन 1 मिनट में, तो वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट है। जैसा कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मल जो कार्डिक आउटपुट हो रहा है आपकी हार्ट, मतलब आपकी हार्ट की, तो वो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट 4 to 8 लीटर है, इसकी में आ सकती है, आपने याद रखना है। और अगर उसकी जो फार्मूला है तो उसको अगर आप वो आपसे पूछ ले, तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट, तो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारी डायरेक्ट जो है वो कार्डिक आउटपुट क्या होती है, वो आ जाती है। जैसा कि अब हम बात करेंगे कंसेप्ट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये है कि द अमाउंट blood ejected from each ventricle with each heartbeat, मतलब आपकी जो वेंट्रिकल है, जैसा कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हो गया, उससे जो ब्लड एजिक हो रहा है, एक तो पल्मोनरी साइड पे एजिक हो रहा है, दूसरा जो है वो एक सिस्टमिक जो है वो वे क्या होते हैं, एजिक हो रहा है, तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो एजिक फ्रॉम ईच हार्ट बीट, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब आपकी जो एरोटा की जो ब्लड वो अपने आप अपनी से जो है वो एजिक कर रहे हैं, या उसकी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वहाँ, तो दोनों साइड पे जो भी इंजेक्शन होगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम का। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल अमाउंट इज 50 to 100 जो है वो एम एल तक, जो उसकी जो स्पेसिफिक एवरेज है वो 72 75 जो है वो एम एल पर बीट जो है वो इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन उसने रेंज याद किया हो, तो ये इसकी उसके लिए याद रखें। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एजेक्ट सेम अमाउंट, तो ये भी बात है कि राइट और जो लेफ्ट है दोनों जो है वो क्या होती है, सेम एजेक्शन कर रहा है ब्लड के। अभी एग्जांपल है कि हार्ट रेट इज इक्वल टू 100 जो है वो बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml पर जो है वो बीट है, तो आपको पता है कि फार्मूला हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो उसे डायरेक्टली कार्डिक आउटपुट आ जाती है। तो अगर 50 जो है वो 50 हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उससे 5000 ml पर मिनट आती है, और अगर हम लीटर में लेते हैं तो 5 लीटर पर मिनट ले आती है। फिर हम उसकी रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट किस तरीके से करते हैं, तो उसकी रेगुलेशन करने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम यूजुअली रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट, तो ये मोस्टली जो है वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है। उसके लिए एक लॉ है जो कि स्टेरलिंग लॉ ऑफ द हार्ट। स्टेरलिंग लॉ क्या है कि द मोर दैट द कार्डिक मसल स्ट्रेच्ड द स्ट्रॉन्गर द कंट्रैक्शन, मतलब ये है कि जितना हाँ कार्डिक की जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी वजह से जो है वो स्ट्रॉन्गर जो है वो क्या होती है, आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा एजिक होगा। मतलब सिंपल बात है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि हार्ट की जो वेंट्रिकल चैम्बर है वहाँ पे 100 फॉर एग्जांपल 100 ml जो है वो फ्लूइड आ गया, सॉरी ब्लड आ गया, और वो 100 के 100 वो निकाल लेती नहीं। अगर 100 ml आया है तो 70 निकालते हैं या 60 निकालते हैं, और जो बाकी 30-40 है वो क्या होती है, वो अपने उस चेम्बर में ही रखते हैं। समझ में आ रही है? तो इसका मकसद ये है कि जितना हार्ट की जो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो है वो क्या होती है, कार्डिक आउटपुट होंगी। चेंजिंग हार्ट रेट इज द मोस्ट कॉमन
वे टू चेंज कार्डिक आउटपुट। और इस ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन वे है जिसमें हम कार्डिक की जो आउटपुट है वो चेंज कर सकते हैं। अदर रेगुलेशन में इंक्रीज हार्ट रेट हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो क्या ट्रिगर करना पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर उसकी हार्ट रेट क्या होती है वो बढ़ जाती है। जैसा कि एनजाइटी, अगर एनजाइटी एक पर्सन को हो तो लाजिमी बात है कि उसको स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, और जब स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से उस बॉडी की जो हार्ट रेट है, जो बीवी है, वो सब वाइटल है, वो क्या होती है, वो पीक पे होती है। लो ब्लड प्रेशर अगर हो तो उसको हम ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रिस्पांस शो करेंगे, ताकि उसकी जो एब्नॉर्मलिटी वगैरह है वो क्या हो जाए, वो कवर हो जाए। फिर क्या है कि लो ब्लड जो प्रेशर होती है, तो लो ब्लड, ये तो हमने पढ़ा। हार्मोन, तो हार्मोन अगर क्या है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए हम एपिनेफ्रिन एंड थायरॉक्सिन जो है वो जो T3 के नाम से आती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसको बढ़ाया जाता है ताकि उसकी जो हार्ट की जो रेट है वो क्या होती है वो बढ़ जाए। एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि हार्ट रेट अच्छे हो जाए, और इसी तरीके से डिक्रीज ब्लड जो वॉल्यूम है तो हम करवाते हैं। फिर क्या है कि जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट, जो हार्ट रेट कांस्टेंट होती है, तो डिक्रीज हार्ट रेट मीन कि जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले तो हमने बताया कि जो इंक्रीज हार्ट रेट के लिए हम की कौन कौन से रेगुलेशन परफॉर्म करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिनिफ्रीन लेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन की थायरोक्सिन लेंगे, या एंजाइटी, ये सब चीज़ें जो है हमने ले लिया है ना हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए। अभी हम बता रहे हैं कि हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाए तो उसकी रिलेशन ऑफ द हार्ट रेट्स किस तरीके से होगा। तो ये जो हार्ट रेट, हाँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो वाइट एंड ब्लाइट मूड से जो है वो अलग होती है, अपोजिट है। तो डिक्रीज वीनियस रिटर्न, जब हार्ट रेट कम हो जाती है, वो इतना ब्लड वो पुश नहीं कर रहा आपकी बॉडी को, तो आपकी जो हार्ट है उसको भी उसी तरीके से, उस हिसाब से जो है वो ब्लड के वो रिटर्न हो। तो वीनियस रिटर्न, जब हार्ट रेट कम होती है तो उसकी वजह से वीनियस रिटर्न भी कम हो रही है। इन कंजेस्टिव हार्ट जो है फेलियर, द हार्ट इज वर्न आउट एंड फिम वीकली, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो वीक होती है और वो इतना अच्छा पंप नहीं कर पाता। फिर क्या है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है किस चीज़ पे, ठीक है। तो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट ऑन हार्ट, तो ऑटोनॉमिक जो खुद ब खुद आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो जो चल रहा है, तो वही हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा। तो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट थ्रू अ बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इंटरवेंशन है। तो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्ले अ रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ मसल फॉर्मेशन दस इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। तो ये आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट की जो मसल है उसको इम्पल्स दे रहा है, और उसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्लो द हार्ट रेट। तो सिंपैथेटिक सिंपल, ये आपको तो पहले से आ रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट की जो कंडक्टिविटी वो बढ़ा रहा है, और हार्ट की जो फंक्शन है वो बढ़ रहा है। और पैरासिम्पैथेटिक एक ऐसा कंडीशन है कि वो उसकी वजह से जो है वो हार्ट रेट क्या होती है, स्लो होती है। फिर फैक्टर काजिंग लो कार्डिक आउटपुट, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि कार्डिक आउटपुट पे जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो इनएडिक्वेट लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग और इनएडिक्वेट लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कितना वो पिल हो रहा है, कितना ब्लड आ रहा है और कितना वो लेके जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो कि इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है कि फेलिंग की, तो अगर रिदम डिस्टर्बेंस हो, अगर वेंट्रिकल की जो नॉर्मल रिदम हो, कंट्रैक्शन है, अगर वो डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो एजिक्शन है वो पाला हो जाए। दूसरा ये कि हाइपोवैल्यूमिया, अगर ब्लड की जो मकदार है, ठीक है, वो कम है तो उसकी वजह से भी आपकी वेंट्रिकल जो है वो पिलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा जो है वो क्या है कि माइट्रल ट्राइकस्पिड जो स्टेनोसिस होती है, मतलब अगर जो लेफ्ट साइड पे जो ओवल है, जैसा कि माइट्रल वॉल भी हम कहते हैं, और जो ट्राइकस्पिड ओवल होती है, तो ये अगर स्टेनोस हो, मीन की जो उसकी नेर्विंग आ रहा हो, तो उस नेर्विंग की वजह से जो है आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो फेल होंगी, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में नहीं लेके जाती, और इसी तरीके से फिर वो ज़्यादा ब्लड वो भी इंजेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या टेम्पोनेट, अगर कार्डिक टेम्पोनेट हो, तो कार्डिक टेम्पोनेट एक कंडीशन है जिसमें कार्डिक जो हाँ कार्डिक जो हार्ट की अराउंड क्या होती है, फ्लूइड अकमुलेट हो जाती है, वो फ्लूइड इस हार्ट पे प्रेशर पड़ जाती है, और उसकी जो कंडक्टिविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कम कर दी जाती है। तो उस ये सब कंडीशन की वजह से, अगर ये सब कंडीशन एक पर्सन में हो, तो उसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलिंग होती है, तो
इफेक्ट करेगा, कार्डिक आउटपुट लो आएगा आपका। दूसरा जो है वो अगर आपकी जो मतलब अच्छी तरीके से ये पिल नहीं हो रहा क्योंकि स्टीनोसिस है या हाइपोवॉल्यूम में ब्लड नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन एडुकेट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर इजेक्शन सही तरीके से विद ड्यू टू द अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक पर्सन को हो, दूसरा है कि हाइपरटेंशन हो, उसकी वजह से ब्लड जो है वो अच्छी तरीके से क्या होना है, ठीक है। तीसरी है कि एरोटिक स्टीनोसिस की वजह से, तो अगर एरोटिक वाल जो एरोटा को ओपन हो रहा है वो अच्छी तरीके से जो है वो नहीं ओपन हो रहा, मतलब वो क्लोज है, स्टीनोसिस है, नेरोइंग है, तो उसकी वजह से। और तीसरी जो है कि माइट्रल रिजर्जिटेशन, अगर माइट्रल वाल क्या वो रिजर्जिटेट करवाते हैं, मतलब जो जो भी जब वो कंट्रैक्ट होती है जो वेंट्रिकल है, और जब वो कंट्रैक्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ ब्लड वो है वो वापस जो है वो रिटर्न होके लेफ्ट जो एट्रियम है वहाँ पे चलती है, तो लेफ्ट एट्रियम की तरफ चलना ये माइट्रल रिजर्जिटेशन होती है। उसकी जो नॉर्मल वाल होती है हार्ट के ना, ये हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे माइट्रल वाल लगा होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से कुछ ब्लड ऊपर जो है वो डायरेक्ट चली जाती है और कुछ एरोटा में चली जाती है, तो वो कंडीशन को हम माइट्रल रिजर्जिटेशन कहते हैं, जो वापस आती है। ड्रग्स देट आर नेगेटिव एनोट्रोपिक, आपको पता है एनोट्रोपिक जो है वो आपकी हार्ट की कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो अगर ये कार्डिक जो जो पॉजिटिव एनोट्रोपिक बढ़ा रहा है और जो नेगेटिव एनोट्रोपिक है वो कम कर रहा है, तो अगर नेगेटिव एनोट्रोपिक है तो वो उसकी वजह से कार्डिक जो है वो क्या होती है, उस ड्रग्स की वजह से कार्डिक आउटपुट लो होंगे। फिर क्या है कि डिटरमाइन ऑफ कार्डिक परफॉर्मेंस एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, तो अभी ये डिटरमिन जो है कि जो कार्डिक परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, बैलेंस होंगी, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी इस ये कंडीशन पे। अगर आपकी ये थ्री जो है डिटर्मिनेंट ठीक है, तो फिर आपकी कार्डिक या स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो अच्छी तरीके से होंगी परफॉर्मेंस। पहला जो है वो है प्री लोड, दूसरा है आफ्टर लोड, तीसरा जो है वो कंट्रैक्टिलिटी है, तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक है हार्ट के। पहले हम बात करेंगे प्री लोड के, तो प्री लोड क्या है कि प्री लोड इज द इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डिक मसल इन द कंट्रैक्शन एट द एंड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर कंट्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। मतलब है कि प्री लोड, पहले से आपकी जो हार्ट है वो प्री लोड हुआ है, पहले से लोड किया हुआ है, ब्लड आ गया है, ठीक है, तो ये इनिशियल जब हार्ट की स्ट्रेचिंग जो कंट्रैक्शन है वो जब स्टार्ट होती है आपकी मसल की, ठीक है, तो उस स्ट्रेचिंग की मतलब ये है कि पहले से हार्ट कंट्रैक्ट हुआ है और फिर डायस्टोल की तरफ चल जाती है जो रिलैक्सेशन कंडीशन है, तो उस रिलैक्सेशन की जो इन है तो उस ये प्रीलोड स्टार्ट होती है और फिर दोबारा जो कंट्रैक्शन तक ये प्रीलोड पहले होगा, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। तो प्रीलोड में जितना हार्ट के अंदर जितना ब्लड मौजूद होती है तो ये प्रेजेंट करते हैं प्रीलोड। अब हम बात करते हैं कि प्रीलोड हम जब देखते हैं कि जब इंक्रीज प्रीलोड सीन इन कौन कौन सी कंडीशन में जो है आप देखते हैं कि आप ये जो प्रीलोड है वो इंक्रीज हुआ है। पहला ये है कि इंक्रीजिंग सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, टू मच वॉल्यूम, अगर ज़्यादा वॉल्यूम है ब्लड के, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हम उसकी जो प्रीलोड है वो इंक्रीज होना जो है वो क्या है देखते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि माइट्रल इनसफिशिएंसी या रिगर्गेटेशन होती है, तो जब आपकी जो माइट्रल वाल है वो पूरी तरीके से जो है वो जब हार्ट की वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है और ब्लड जितना फॉर एग्जाम्पल 100 में 70 इजिक करना था, स्ट्रोक वॉल्यूम मीन कि आपके हार्ट से ब्लड निकलना होना चाहिए था, और अब जब वो कंट्रैक्ट होती है और 30 ऊपर चले जाती है और सिर्फ 30 या 40 जो है वो इवन 70 में वो इजिक हो रहा है, तो फिर उसकी जो 30 है और 30 इसी तरीके से हर बीट में वो मतलब रह जाती है ना, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज फ्री लोड हो सकती है क्योंकि ब्लड जितना 70 निकलना था वो 30 पे आ गया, 30 या 40 निकलते हैं, तो जो बाकी है 30-40 वो कहाँ पे होंगी, ये आपके हार्ट में होंगी, तो उसी वजह से जो आपकी पहले से पिलिंग हो जो है वो क्यों इंक्रीज होगी। एरोटिक इंसफिशिएंसी तरीके से एरोटिक भी है, एरोटिक वाल को भी जो मतलब ऐसा उसकी कंप्लीटली क्लोजिंग नहीं होती, जब वो कंट्रैक्शन के दौरान जो है वो रिजल्टेशन काज हो सकती है हार्ट फेलियर की। अगर हार्ट की जो पंपिंग है वो क्या है फेल हुआ हो, तो ये भी इसकी वजह से जब हार्ट की पंपिंग ना कर रहा हो तो जो भी ब्लड आएगा का सर्कुलेशन तो स्टार्ट है, तो सर्कुलेशन जब भी आएगा तो वो वहाँ पे पड़े होंगे और प्रीलोड इंक्रीज होंगी। ये क्या है डिक्रीज प्रीलोड सीन इन द डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम
तो जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी, तो उसकी वजह से डिक्रीज प्रीलोड होंगी। दूसरा ये कि माइट्रल स्टेनोसिस, तो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से अगर हार्ट की अ, जो माइट्रल वॉल है अगर वो नेर्विंग आया हो, तो उसी नेर्विंग की वजह से आपकी जो ब्लड है वो आ जाती है एट्रियम में, लेकिन वो वेंट्रिकल तक तो नहीं जाती क्योंकि वो स्टेनोसिस है, तो फिर इसकी वजह से भी डिक्रीज प्रीलोड हो सकती है। वेसोडाइलेटर अगर दे रहा है, यूज़ कर रहा है, तो फिर उसकी वजह से वेसो जब डायलेशन हो जाती है तो ब्लड इतना वाइड आर्गन को नहीं मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल हार्ट को जब नीचे जो है वो वेसोडाइलेशन हुआ है, ठीक है, पेरिफेरल में, तो वो जो भी चीज़ लेके आती है, तो वो फ्लूइड जो है वो मतलब हार्ट तक इतना इफेक्टिवली नहीं आती है। फिर क्या सेंक्रोनमी ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो ये भी जब आपकी हार्ट की जो एट्रियम और वेंट्रिकल है वो अगर एक रिदम में जो है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर रहा हो, तो फिर उसकी वजह से भी प्रीलोड डिक्रीज होती है। तो ये पोर्टल जो है प्रोक्सिमल पोर्ट हो गया, पोर्ट ऑफ द थर्मिस्टर हो गया, जिससे हम ब्लड की जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ द बैलून हो गया, मुख्तलिफ अगर हम एरोटिक इंट्रा एरोटिक बैलून, इसके बाद जो पार्ट्स हैं पार्ट बी में हम पढ़ेंगे, अभी पार्ट ए है। फिर डिस्टल पोर्ट हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, सुपरा जो सुपीरियर वेना के, और राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। तो आपको पता चल गया कि प्री लोड वो कंडीशन होती है जब आपकी इनिशियल स्ट्रेचिंग होती है, इनिशियल कंट्रैक्शन होती है आपकी हार्ट की, ठीक है, एट द इन ऑफ डिस्टोल। तो डिस्टोल मीन कि जो आपकी हार्ट अभी रिलैक्स हो रहा है, तो जब डिस्टोल वो सा मतलब रिलैक्स हो गया, तो रिलैक्स होने के टाइम पे आपके हार्ट में ब्लड जमा होंगे, और जब डिस्टोल की इन होंगी तो जब कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गए तो ये प्रीलोड हो गया, ठीक है। तो इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डिक मसल जो है ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये प्रीलोड होती है। दूसरा है कि आफ्टर लोड इन द प्रेशर दैट द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट मस्ट जनरेट इन ऑर्डर टू इजेक्ट blood out of the heart, and thus it is the consequences of the cardiac जो aortic pressure होती है for the left ventricle and pulmonary artery pressure for the right ventricle। तो मकसद ये है कि आप लोग ये भी एक ऐसा प्रेशर है जिसमें ये जनरेट करते हैं आपकी जो वेंट्रिकल है, मतलब वेंट्रिकल में ब्लड आ गए तो वो ब्लड फिर ये तो इजिक करेगा ना, तो ये आफ्टर लोड एक ऐसा प्रेशर है जो कि वेंट्रिकल में जो ब्लड मतलब कमुलेट हो गए हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इजेक्ट ब्लड out of the heart, and thus it a consequence of the cardiac pressure for the left ventricle and the pulmonary artery pressure for the right। पल्मोनरी इसी तरीके से टू साइड पे जो एरोटिक प्रेशर होती है ना, एक एरोटिक प्रेशर पे है जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे हो रहा है, जितना लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर पड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से हार्ट की जो मतलब ये वाला एरोटिक वाला साइड है वहाँ पे ब्लड जो है वो क्या होती है, वो एजिक हो जाती है। तो आफ्टर लोड ये है कि वेंट्रिकल का क्या है, अपना खुद एक जनरेटिव प्रेशर है जो कि ब्लड को एजेक्ट करने में हेल्प देते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में यहाँ पे चलती है, ठीक है, तो उस लंग्स में चलने के उस ब्लड को लेके जाने के लिए जो है वो क्या होती है, ये प्रेशर हम मेजर करते हैं। द प्रेशर द वेंट्रिकल मस्ट बी ग्रेटर देन द सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी जो प्रेशर होती है, मतलब जो वेंट्रिकल प्रेशर होती है, तो आप ये तो लाजमी बात है कि ये हाई होंगी, ठीक है, ठीक है। अब इफेक्टर देयर इंक्रीज आफ्टर लोड, वो कौन कौन से इफेक्टर जिस तरह हमने पहले जो है वो प्री लोड में जो है वो हमने पढ़ा कि हार्ट अगर इंक्रीज हो रहा है प्री लोड, तो वो की वजह से मतलब हार्ट की जो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होंगी या एजिटेशन ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से ये आफ्टर लोड जो आपकी हार्ट वेंट्रिकल की जो जनरेटिव प्रेशर होती है, वो चीज़ हम जो है वो उस पर कौन कौन सी फैक्टर इफेक्ट करेगा। तो पहला जो है सिस्टमिक रेजिस्टेंस और हाई ब्लड प्रेशर, मतलब देखिए अगर आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपकी जो पेरिफेरल क्या है उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपकी नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल हुआ है या कोई और इशू है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आपकी सिस्टमिक जो मतलब प्रेशर अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर इसकी वजह से आपकी आफ्टर लोड मीन की जो बीपी है वो ज़्यादा होंगी। अगर आप देख लेना तो जो ओबीज पेशेंट होती है तो उसका अक्सर बीपी होती है, वजह यही है कि उसकी जो ब्लड की जो वेसल है, जैसा कि जो एरोटिक वेसल हो गया, ठीक है, या अदर जो आर्टरीज है वहाँ उसके जो अंदर ल्यूमिन होती है ब्लड वेसल में, वहाँ वो नैरो हुआ है, किसकी वजह से, प्लेक्स की वजह से या अथेरोस्क्लेरोसिस की जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से उसकी नेर्विंग जो है वो हो रहा है, तो उस नेरों की वजह से जब वो सारा ब्लड निकलेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसकी वजह से एरोटिक स्टेनोसिस और ये सब चीज़ों की वजह से
आफ्टर लोड इंक्रीज हो सकती है। मतलब ये है कि अगर सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका हार्ट ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा पुश होगा और वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन करेगा ताकि ज़्यादा ब्लड निकल जाए। फिर मायोकार्डियल जो है वो इन्फार्क्शन की वजह से जो है वो क्या होती है, आफ्टर लोड इंक्रीज होती है। फिर क्या है कि हाँ, पॉलीसाइथीमिया, अगर आपकी जो ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन होती है, जो अमाउंट होती है, अगर ये ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपकी जो आफ्टर लोड है वो इंक्रीज हो सकती है। मतलब पॉलीसाइथीमिया है कि आपकी ब्लड अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर है। ये हमने वन बाय वन पढ़ लिए। ठीक है, अब आती है फैक्टर देयर डिक्रीज आफ्टर लोड। आफ्टर लोड वो किस तरीके से, मतलब आपकी जो वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन होती है और वो जो ब्लड एग्जिट कर रहा है, तो वो अगर मतलब कम हो रहा है तो दो उसकी वजूहत हो सकती है। पहला वजह ये है कि अगर आपकी जो ब्लड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज है, तो ब्लड की जो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगी तो आपकी जो हार्ट में जो भी ब्लड आएगा ना वो अकोमोलेट होगा, लेकिन कम अकोमोलेट होगा, तो उसकी वजह से आफ्टर लोड भी कम होंगे क्योंकि वॉल्यूम कम है। दूसरा ये है कि वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर मैंने पहले बताया कि आपकी जो लार्ज वेसल है जो कि आपकी ब्लड को रिटर्न कर रहा है, आपके हार्ट की तरफ वो ब्लड को रिटर्न कर रहा है, तो वो ब्लड वेसल अगर एनलार्ज हो जाए, वेसोडाइलेट हो जाए, तो जो भी ब्लड है वो तो जो हार्ट है उस तक तो सारा ब्लड नहीं आएगा क्योंकि वो वैसो डायलेशन हुआ है, तो उसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो वेसल में है और हार्ट में बहुत ज़्यादा कम ब्लड आती है, तो उसी वजह से फिर आफ्टर लोड भी क्या होती है, वो कम होती है। फिर थर्ड नंबर पे पार्ट आती है कि कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी भी आप कह देते ना, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हार्ट के, क्योंकि हम देखते हैं हाउ वेल डज द वेंट्रिकुलर वॉल्स मूव, हाउ गुड इज द फर्म। मतलब कंट्रैक्टिलिटी आपकी हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है या आपकी जो वेंट्रिकुलर वॉल की जो कंट्रैक्शन होती है, वो ये सब चीज़ें कंट्रैक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अगर ये कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज ड्यू टू किसकी वजह से होती है, पहला रीज़न ये है कि ड्रग्स की वजह से होती है, जो कि सर्टेन ड्रग्स है विल डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, जैसा कि बीटा ब्लॉकर हो गया, ठीक है, या मतलब जो सी या मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, ठीक है, तो ये आपकी हार्ट की जो कंडक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर रहा है। या इंफ्रैक्शन हुआ है, अगर एक मतलब हार्ट की जो है वो किसी आर्गन किसी जो पार्ट है उसकी इंफ्रैक्शन हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी या उसके आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो इतना कैपेबल नहीं है कि आपकी को हार्ट को जो है वो प्रॉपर सप्लाई ब्लड का करवाए, तो उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। दूसरी है कि वेगल जो स्टिमुलेशन होती है, अगर वेगस की जो वेगल नर्व है अगर उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी, तो वेगस आपको पता है कि ये रिलैक्सिंग मूड आपके बॉडी की जितनी भी मसल है उसको रिलैक्स करते हैं, तो जब ये रिलैक्स होगा, वेगल स्टिमुलेशन होगा, तो उसकी वजह से हार्ट की जो कंडक्टिविटी की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज होंगी। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कंडीशन भी होंगी, मतलब जो आपकी ब्लड की जो मतलब मकदार है वगैरह, ये सब क्या होती है, मतलब सेल में जो ऑक्सीजन की लेवल होती है, ब्लड की जो लेवल होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होगी। तो जब ये कंडीशन की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज किन की वजह से हो सकती है, पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स की वजह से इंक्रीज हो सकती है। दूसरा है ड्रग्स कौन कौन से हैं, वो जो डोबुटामाइन है, डिजोक्सिन है, ठीक है, और एपिनेफ्रिन। तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है जिसकी वजह से आपकी हार्ट की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। फिर क्या है कि सिम्पैथेटिक जो है वो स्टिमुलेशन, जिस सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से इंसान को पैर भी आती है, और एंजाइटी, तो ये एंजाइटी और पैर एक ऐसा कंडीशन है कि इसकी वजह से आपकी जो बॉडी की रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज होती है। हाइपर कैल्सीमिया मीन के हाई कैल्शियम लेवल बन जाती है इंक्रीज ड्यू टू द मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको पढ़ा है। ठीक है, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से जो है वो मेन आर्टीरियल जो प्रेशर है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें ये कवर हो।